तो दोस्तों, आपने देखा आज का दिन बड़ा हलचल वाला रहा। आर्यन खान के केस में हलचल यूँ रही कि सबसे पहले तो समीर वानखेड़े जी, जैसे हमने बताया था कि वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। उनने कह दिया था कि हम अपने पर्सनल विजिट पे जा रहे हैं, मगर पर्सनल विजिट ना हो के वो ऑफिस भी गए एनसीबी के। जो खुलासे हुए थे प्रभाकर ने करे थे, उससे पहले नवाब मलिक जी ने करे थे। उसके आधार पर मुंबई पुलिस कुछ करती उससे पहले ही ये एक जांच बिठा दी गई एनसीबी की कि भाई हम इंटरनल कर रहे हैं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। ये होता है, ये हुआ। और फिर शुरू हुआ समीर वानखेड़े साहब की फैमिली का टीवी पर आना। उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। सुबह से मीडिया पर इसको इस तरह से देखा गया कि भाई जैसे हमने भी कहा था, मेरी नज़र में शायद वो पिछले हमने वीडियो में भी कहा कि भाई ये थोड़ा बच सकते थे इससे। पर जो नवाब मलिक जी ने उनके ऊपर कहा था कि इनकी माँ मुस्लिम हैं वगैरह, तो एक्चुअली उसके ऊपर उनका पूरा परिवार आया। पिताजी आए, पत्नी आई, बहन यास्मीन आई, सब आ गए और सब ने अपने अपने पक्ष रख दिए। और पिताजी ने ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करी कि देखो भाई, हम तो शुरू से ही हमारा यही नाम है, आप मेरे गांव चले जाओ। अब इस मामले में ये समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए कि ये मामला ये नहीं है कि आपका क्या नाम था, वो केवल ये है कि क्या समीर वानखेड़े जी के पिताजी ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने थे, और उस स्थिति में जब समीर वानखेड़े जी पैदा हुए तो क्या उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े इस टाइप का कुछ था, मतलब उनके पिताजी के नाम में दाऊद जुड़ गया था क्या? तो ये एक जो मामला था, इसको लेकर पूरा परिवार आया। एनसीबी ने अपनी जांच के लिए एक कमेटी 3 सदस्यीय बना दी। अब वो जांच करेगी। कल परसों से समीर वानखेड़े जी का दिन वहीं गुजरा। और इधर आप देखेंगे तो इस केस में मीडिया में 11-12 बजे दोपहर के आसपास, मतलब अचानक चैट जो है आर्यन और अनन्या की, वो चैट ऐसे मिल गई जैसे कि अब वो तो एनसीबी के हाथ में होनी चाहिए, मगर वो एनसीबी ने बिल्कुल वक्त, यानी कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने से पहले सारे चैनल ढन 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 टड़न ढन 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 टड़न ये हो रही थी, गांजा मांग रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और गांजे को भी सब्सटेंस और ऐसा करके बोला गया कि जैसे कोई बड़ा भारी इलिसिट काम चल रहा है। गांजा तो भैया देखो, हमने तो फेसबुक पोस्ट पे भी बोला था, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और ऐसा इलीगल इतना बड़ा भयानक मामला नहीं है। गांजा भांग इज़ वेरी मच अवेलेबल एवरीवेयर। खैर, वो उनकी चैट को बिल्कुल टीवी पे चलती रही धुआंधार ढंग से। फिर खबर आना शुरू हुई कि मुकुल रोहतगी जी इस केस को शाहरुख खान की तरफ से लड़ेंगे। वो शाम में ही आ चुके हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं। मुकुल रोहतगी जी कौन है? मुकुल रोहतगी जी भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। अभी तुषार मेहता साहब से पहले, तुषार मेहता साहब अभी हैं 15th अटॉर्नी जनरल हैं। इनसे पहले 14th जो हैं वो मुकुल रोहतगी जी थे। अब आप इस केस में ये देखिए कि शुरू से क्या नाम है उनका, अनिल सी सिंह साहब, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। ये कुछ सॉलिसिटर जनरल होते, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। अटॉर्नी जनरल हैं, उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल हैं, वो एक ही हैं, ये दोनों एक एक हैं। अटॉर्नी जनरल की बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये अपॉइंट किए गए हैं सॉलिसिटर जनरल, और इनके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद और पता नहीं शायद पूना, ये इन 4-5 हाई कोर्ट में ये रह सकते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट के पक्ष को रखते हैं। अटॉर्नी जनरल से लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तक सारे लोगों का काम है कि सरकार के पक्ष को रखें। अमूमन होता यह है कि इस तरह के छोटे मोटे केस में कभी सरकार अपने लोगों को नहीं भेजती, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या इस तरह से मामला हो जाता है, या उस पर्टिकुलर एजेंसी के अपने जो होते हैं। मगर यहाँ पर अनिल सिंह साहब शुरू से इन्वॉल्व रखा गया, तो इससे ये भी साबित होता है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही ये चीज़ हो रही होगी। तो केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय। तो अब हुआ ये कि इसमें
जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शामिल थे, तो अब कभी भी आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, जब उसके साथ उसके बराबर के स्ट्रेचर का या उससे भारी स्ट्रेचर का व्यक्ति ले जाते हैं, तो उसका फ़र्क और प्रभाव अलग पड़ता है। ये नहीं है कि हम किसी छोटे-मोटे राजनेता को लेके थाने पहुँच गए, वहाँ नहीं समझ पाएँगे आप, वहाँ वो मना भी कर सकता है अपने अधिकारों के तहत। मगर एक क्या होता है, फ्रेटर्निटी होती है, प्रोफ़ेशनल सर्कल होता है, उन उसमें एक-दूसरे की इज़्ज़तें होती हैं, सीनियॉरिटी होती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अनिल सिंह साहब जब तक इसमें बहस करेंगे, तो मान शिंदे और देसाई साहब को उनको काटने के लिए, और फिर जो कोर्ट में जज बैठा है वो सुप्रीम हो गया, वहाँ पे होता है, मगर एक आपका अपना ऑरा होता है, उसके हिसाब से अब वो काट नहीं सकते थे। तो जैसे ही रोहतगी साहब का नाम आया, ये बात साफ होने लगी कि अब शायद कल फैसला हो गया होगा, और ये केंद्र को भी पता था, या एनसीबी को हम कह लें पता होगा, गृह मंत्रालय को पता होगा। तो धीरे से उनको हटाया गया, अपने वानखेड़े साहब को। वानखेड़े साहब पर वो जो प्रभाकर ने आरोप लगाए हैं, उसमें जांच-वांच हो रही है, बता रहा था मैं। तो कुल मिला के ये है कि मुकुल रोहतगी साहब आ गए। मुकुल रोहतगी साहब बड़े, आप विवादास्पद भी कह सकते हो उनको, बहुत अपनी मर्जी से काम करने वाले टाइप के आदमी हैं, मगर एक बार ले लिया काम तो पूरी ईमानदारी से करेंगे, मतलब फिर उसमें वो अपनी प्रोफेशनलिज्म को पूरा लगा देते हैं। गुजरात 2002 का जो मामला था, उसको उन्होंने ही केस को लड़ा। फिर अभी ये फेसबुक व्हाट्सएप का जो मामले थे, उसको उन्होंने लड़ा। कई सारे ऐसे केसेस को लड़ा उन्होंने, और ज़्यादातर में सफलता प्राप्त करी। तो वो पहुँचे। अब इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर नॉर्मल कोई लॉयर है, समान स्ट्रेचर का है, उसी सर्किल में घूमता है, तब आप उसको जज साहब ना बीच में रोक सकते हैं, ठीक है भाई हो गया। कुछ कुछ तो मानव के व्यवहार का जो असर पड़ता है वो पड़ता है। मगर अब रोहतगी साहब थे सामने, तो रोहतगी साहब के होने की वजह से सिंह साहब के लिए भी बहुत मुश्किल होगा ज़्यादा बात करना, क्योंकि वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तो कब 99 में रह चुके हैं। तो बड़े पुराने और रिस्पेक्टेड हैं मुकुल रोहतगी जी, और उन्होंने केस को इस बात से नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है। नंबर एक बात तो ये कही कि साहब हमारा एजेंसी से और उसके ऑफिसर से कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप तो अपनी जांच कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, जांच का हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। दूसरी चीज़, नवाब मलिक जी और ये प्रभाकर के केस से खुद को अलग कर दिया, कहा कि साहब ये बाहरी मामला है, हमें नहीं मालूम ये क्या चल रहा है, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और क्या नाम है उसका, अरबाज मर्चेंट के केस से भी रोहतगी साहब ने अपने आप को, यानी कि आर्यन खान को, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अलग किया। उन्होंने कहा कि भाई उससे हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं है, और वो मेरा सर्वेंट नहीं था कि उसके पास जो मिला है तो वो आप मेरा कॉन्शियस पोजीशन मान लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी दलीलें रखी, बहुत सारी चीज़ों को, पूरी धाराओं को, 64A को भी बहुत अच्छे से, 27 को, सबको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, और साइटेशन दिए, यानी जितने भी केसेस पुराने रहे हैं उसका उदाहरण दिया कि ये देखिए क्या था, रागिनी द्विवेदी का केस है, वो दिए, और उनसे ये साबित करने की कोशिश करी कि ये केस बनता ही नहीं है आर्यन खान पर, वो तो एक इनवाइटेड व्यक्ति था। एक सवाल जो आज की बहस में हुआ ये है कि जो इनके तरफ की बातचीत होनी चाहिए थी वो पूरी हो गई है आर्यन खान की। अब बाकी लोग बात करेंगे, ख़ास तौर से एनसीबी करेगी कल जो होगा, एडजर्न होने के बाद दोबारा जो अब खुलेगी। तो अब इस स्थिति में इन्होंने इसको क्वेश्चन ही कर दिया कि ये केस ही नहीं बनता है, आपने जो अरेस्ट किया है वो लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट कर लिया है, ये बनता ही नहीं है केस, और बहुत से बहुत कहीं अगर कुछ बनेगा तो 1 साल की वो सज़ा होगी, वो भी जब सब साबित हो जाएगा, कंजम्पशन साबित हो, आपने टेस्ट कराया हो तो कंजम्पशन साबित हो, आपने पोजीशन दिखाया नहीं है, आपके जो गवाह हैं वो मुकर जा रहे हैं, एक गवाह भागा फिर रहा है, वो आरोप लग गए हैं आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट। हाँ, ये बात उन्होंने नहीं करी, ये जो मैं कह रहा हूँ, मतलब इस हालात में उन्होंने ये चीज़ कही कि ये केस नहीं बनता है। वो इनवाइटेड थे आर्यन खान वहाँ पर, और उन्होंने उसके हैसियत से वहाँ पहुँचे थे। वहाँ ड्रग्स हो रही थी, क्या हो रही थी हमें कुछ नहीं पता, अरबाज मर्चेंट से हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं है। एक अचित करके बंदा है, उसके साथ
जज साहब ने पूछा कि भैया उससे क्या संबंध है इनका, तो उसमें अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मान शिंदे जी या फिर अमित देसाई साहब ने ये बताया कि उसके साथ तो कंप्यूटर गेम खेलते हुए बातचीत होती है, हुई थी, बस उसका मामला है, बाकी ड्रग को लेके कोई मामला नहीं है। अब ये सब बहस में रोहतगी साहब ने जो बड़े सवाल उठाए, तो पहले तो ये कि पोजीशन, कॉन्शियस पोजीशन नहीं है इस केस में, और हमारे क्लाइंट को इनवाइट किया गया था, वो एज ए गेस्ट था, पहुंच रहा था, आपने अरेस्ट कर लिया। इस परिस्थिति में उसके पास से कोई वसूली भी नहीं हुई है, तो केस ही नहीं बनता है। व्हाट्सअप चैट 2-2 3-3 साल पुरानी है, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने जितने भी बड़े बड़े पिलर थे एनसीबी के, वो उन्होंने अपने पक्ष में काट दिए। अब कल एनसीबी के सामने जिम्मेदारी होगी, एनसीबी की तरफ से सिंह साहब पे होगी, पर मेरा ये मानना है कि एक ऑरा का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। रोहतगी साहब को मतलब इतना, अब वो अरुण जेटली साहब तो है नहीं सिंह साहब, अरुण जेटली साहब और रोहतगी साहब की बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी केस लड़ते थे, चैम्बर एक दूसरे के सामने थे, और ज़बरदस्त दोस्ती भी थी, चाय पीते थे फिर झगड़ने के बाद। शालीनता का तो यही तो पैमाना है, हमको बोलना इसीलिए पड़ रहा है कि वो सब तज दिया है वर्तमान में। खैर एनीवे, तो आर्यन खान के केस में बहुत मजबूती के साथ रोहतगी जी ने अपनी बातचीत को रख दिया है, और उन्होंने बिल्कुल सिरे से कह दिया है कि केस ही नहीं बनता, व्हाट्सएप की चैट कोई मान्य नहीं होती, वो भी 2-3 साल पुरानी, तो ये केस आप डिसमिस टाइप का ही है, बेल उस आधार पे आएगी कि भाई ये बनता ही नहीं है। अब वो केस तो चलेगा, शुरू हो गया है, तो वो फिर होगा। तो कल बहुत संभव है इस पे सुनवाई हो, अगर और कोई मामला नहीं हुआ तो फिर शायद हम इसमें फ़ैसला देख लें, बेल होगी या नहीं होगी। बाकी आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, बिल्कुल पहले से ही लोगों ने तय करा हुआ है कि वो, कुछ लोगों ने तय करा है कि वो अपराधी है, कुछ ने नहीं करा। हम अपना स्टैंड साफ कर दें, हमारा स्टैंड ये है कि बिल्कुल अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, मगर अपराधी को उसके अपराध अनुरूप कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी प्रक्रिया भी कानूनी होना चाहिए। किसी के मनगढ़ंत गप्पा गप्पी से, सोशल मीडिया से, या टीवी चैनल पे ऑर्गेनाइज ढंग से मीडिया के ट्रायल से ये चीज़ें नहीं की जा सकती, और ये चीज़ अगर ऐसी होती रहेगी तो ये देश बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। उसी से बचाने के लिए हम आपके साथ आते हैं, फिर मिलते हैं। शमी के केस में भी बड़े अच्छे वो हुए हैं, और भी लोग सामने आए हैं जिन्होंने शमी के साथ दिया है। आफ्ताब शिवदसानी फिल्म एक्टर, और भी कई सारे लोग आए हैं। तो और शमी के जो वो है अपना इंस्टाग्राम, जिसके ऊपर इन्होंने हेट मॉन्गरिंग करी थी, उस पर आप जाके देखेंगे तो आप बहुत खूबसूरत आपको मैसेजेस मिलेंगे। असल बात यही है, कुछ लोग खड़े होकर अगर सीना ठोक के बोल देना कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो ये बहुत थोड़े से और बड़े डरपोक और मतलब क्या कहूँ मैं, जहन से अजीब से बीमार तरह के लोग हैं। इनको अगर ढंग से बता दिया जाए ना बात को, झगड़ा वगड़ा करके नहीं, आप तो रख दीजिए, ये लॉजिक पे बात ही नहीं करते हैं, इधर उधर की करने लग जाएंगे, 90 में कहाँ थे और यहाँ पे कहाँ थे और वहाँ पे कहाँ थे। तो जब रख देते हैं ना, तो आम जनता फिर हिम्मत करके आती है, और वो भारत की जनता है बॉस, द बेस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।